Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great। इस वीडियो के अंदर हम BHIC 132 यानी कि जो भारत का इतिहास पेपर है 300 CE से 1206 तक का जो पूरा आपका टाइम पीरियड है उस समय भारत के इतिहास के बारे में आप इस पेपर में पढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से अपने BHIC 132 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको इस सब्जेक्ट के काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसके गेस्ट पेपर को परचेज़ करना, जी हाँ, BHIC के अगर आप गेस्ट पेपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट के लिंक पे और सर्च वाले ऑप्शन में जो भी आपके पेपर कोड्स हैं आप जब उन्हें सर्च करेंगे तो आपको अपने गेस्ट पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो BHIC 132 का गेस्ट पेपर साथ ही साथ उसके यूनिट वाइज नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो गाइज, आप इसको हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं एंड जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें भेज सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर आपको गुप्त शासकों के अंतर्गत प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा करनी है। तो जो गुप्त काल का जो टाइम पीरियड था भारत में, जिसे हम स्वर्ण युग भी कहते हैं, उस टाइम पे, ठीक है, गुप्त काल के टाइम पे जो हमारा प्रशासन है वो कैसा था उसके बारे में आपको बताना है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में न केवल कला, साहित्य, विज्ञान का विकास हुआ बल्कि एक सुदृढ़, संगठित और लोक कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित हुई। तो हम क्या देखते हैं कि इस काल में आपको कला में काफ़ी कुछ न्यू डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, आपको साहित्य के साथ साथ विज्ञान में बहुत कुछ नए विकास देखने के लिए मिलेंगे। बट इसमें कहा जाता है कि केवल यही नहीं, अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था भी गुप्त काल में बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़, संगठित थी और दोस्तों कैसी थी, लोक कल्याणकारी थी। तो गुप्त शासकों ने प्राचीन भारतीय परंपराओं के आधार पर प्रशासन का संचालन किया। अब हम यहाँ पे कुछ मुख्य बातों को डिस्कस करेंगे जो कि इनके प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो गुप्त प्रशासन का जो स्वरूप है दोस्तों वो कैसा था, राजतंत्रात्मक, यानी कि वहाँ पे जो राजा हैं, राजा सर्वोच्च सत्ता के केंद्र होते थे और राजा को महाराजाधिराज कहा जाता था। ठीक है, तो ये वाला वर्ड आपको ध्यान रखना है कि गुप्त प्रशासन के अंदर राजा को महाराजाधिराज कहा जाता था। यद्यपि राजा की शक्ति व्यापक थी फिर भी वह धर्म और परंपराओं से बना हुआ था और राजा को धर्म का रक्षक माना जाता था। तो सबसे ऊपर सर्वोपरि हमें राजा देखने के लिए मिलते हैं। प्रशासन के अंदर राजा के नीचे उसके मंत्री परिषद होते थे जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारी मंत्री, अमात्य, महासंधि विग्रहिक जो विदेश नीति और संधि के लिए जिम्मेदार थे, दंडपाशिक जो न्याय में शामिल थे, ये अधिकारी प्रशासन के संचालन में राजा की सहायता किया करते थे। तो राजा सर्वोच्च होते थे, फिर राजा के नीचे हमें पूरी मंत्री परिषद देखने के लिए मिलती है। उसके बाद प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन को समझें तो साम्राज्य की भुक्तियों, यानी कि जो साम्राज्य था गाइस उसको भुक्ति में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जैसे आज हम प्रांत और स्टेट्स कहते हैं ना, तो गुप्त काल में जो आपके साम्राज्य था वो विभिन्न भुक्तियों में विभाजित था और जिनका जो हर एक भुक्ति का एक प्रमुख होता था और उसे कहते थे उपरिक। ठीक है, तो भुक्तियों को आगे विषयों यानी कि जिलों में बांटा गया था जिनका अधिकारी विषय पति होता था। तो फिर सबसे बड़ा मतलब कि आपका पूरा राज्य हो गया। फिर जो है आपका राज्य किस में बटा हुआ है दोस्तों, भुक्तियों में बटा हुआ है। तो भुक्ति के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो उसका प्रमुख है वो कौन है, उपरिक है। फिर आगे जो है आपकी जो भुक्तियां हैं वो विषयों में बटी हुई हैं, यानी कि जिलों में, और विषयों में कौन होते हैं, विषय पति होते हैं। और ग्राम प्रशासन का संचालन फिर कौन करता है, ग्रामिक या फिर महत्तर। ठीक है, महत्तर के द्वारा अधिकारी होते थे ये, इनके द्वारा गांव का प्रशासन भी चलाया जाता था। और फिर हम बात करेंगे नगरों की, ये तो गांव की बात हो गई। नगरों में अगर हम देखें तो नगरों में नगर सेठ और पुरपालिका जैसी संस्थाएं कार्यरत थीं। स्थानीय सभाएं और निगम व्यापार, कर संग्रह और लोक कल्याण के कार्यों में ये सक्रिय भूमिका निभाया करते थे, जिससे प्रशासन में जन सहभागिता दिखाई देती है। यानी कि सभाओं के माध्यम से जो जनता है वो भी प्रशासन में शामिल होती थी। और गुप्त काल में न्याय की जो व्यवस्था है गाइस वो भी सुव्यवस्थित थी। ओके, सो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्याय धर्मशास्त्रों और परंपराओं के आधार पर दिया जाता था।
और दंड व्यवस्था अपेक्षाकृत उदार थी। तो हमें ज़्यादा मतलब कड़ी दंड व्यवस्था इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, ठीक है, तो राजा ही आपके न्यायाधीश थे। भूमि राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। भूमि कर, ओके, और को क्या कहते थे, भाग। तो यहाँ पे भाग का मतलब समझते हो, भूमि जो कर है उसे भाग कहा जाता था, जो सामान्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। कर संग्रह में नियमितता और संतुलन बनाए रखा जाता था। गुप्त शासकों की सेना संगठित थी, इसमें पैदल, अश्वारोही, हाथी और रथ ये सभी शामिल थे। राजा स्वयं सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। ठीक है, तो ये 5 to 7 पॉइंट्स हैं जो आप इनके बारे में बताएंगे और डिटेल में आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। अब हम यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे। तो इस प्रकार गुप्त शासकों के अंतर्गत जो आपका प्रशासन है गाइस, वो कैसा है, सुव्यवस्थित है, विकेंद्रीकृत है और लोक कल्याणकारी था। केंद्रीय शक्ति और स्थानीय स्वायत्ता के बीच संतुलन बना रहा हमेशा, यानी कि जो आपके राजा हैं वो सर्वोपरि रहे, बट उन्होंने जो स्थानीय शासन था वहाँ पे भी संतुलन बना के रखा, उन लोगों को भी थोड़ी सी शक्तियाँ दी हुई थी। तो यही कारण है कि गुप्त काल को भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक आदर्श काल माना जाता है। तो इनका प्रशासन बहुत ही ज़्यादा आदर्श था। आज तक अगर उसकी लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो बहुत अच्छा था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में राजपूतों के उद्यम और उत्पत्ति से संबंधित जो वाद विवाद हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो राजपूत गाइस मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख शक्ति थे। लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक जीवन में राजपूतों की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। परंतु राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। उनके उद्यम से संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम यहाँ पे उनके जो सिद्धांत हैं उनको जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति आखिर कहाँ से होती है, उसके ऊपर जो भी वाद विवाद है उन सभी की हम व्याख्या करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो राजपूत हैं गाइस वो एक प्रमुख शक्ति थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ये उत्तर भारत में हर तरीके से सैनिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, हर जगह इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा क्या थी गाइस, महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले क्षेत्रीय वंशज सिद्धांत क्या कहता है। तो इस मत के अनुसार राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज हैं। क्या कहता है ये सिद्धांत कि जो राजपूत हैं वो प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य, गुप्त और अन्य प्राचीन क्षत्रिय वंशों के पतन के बाद उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर राजपूत रूप धारण कर लिया था। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो पहले आपके मौर्य और गुप्त प्राचीन वंश रहे हैं उनका ही रूप है राजपूत, और यह सिद्धांत राजपूतों की परंपरागत क्षत्रिय पहचान को मजबूत करता है, परंतु ऐतिहासिक प्रमाण हमें इसके लिए बहुत ही सीमित मिलते हैं। फिर एक और सिद्धांत है जो विदेशों से उत्पत्ति की बात करता है। तो इस मत के अनुसार कुछ राजपूत वंश मध्य एशिया से आए विदेशी जातियों जैसे कि शक, कुषाण और हूण से उत्पन्न हुए हैं। भारत में आकर इन विदेशी जातियों ने जब ये हिंदू समाज में समावेशन इनका हो जाता है तो ये राजपूत कहलाने लगते हैं। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ और डी.आर. भंडारकर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। फिर एक है दोस्तों आपका अग्निकुल सिद्धांत। तो ये वाला सिद्धांत सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो सबसे पहला कौन सा था, क्षत्रिय वंशज सिद्धांत। दूसरा कौन सा है आपका, विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। अब तीसरा आपका आता है अग्निकुल सिद्धांत। तो ये सबसे लोकप्रिय किंवदंती आधारित सिद्धांत है। इसके अनुसार माउंट आबू पर यज्ञ से 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी, जिन्हें चालुक्य कहते हैं। तो यह कथा पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में मिलती है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इसे ऐतिहासिक न मानकर प्रतीकात्मक मानते हैं। तो ये माउंट आबू वाली बात आप लिख के आ सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनजातियां उत्पत्ति सिद्धांत है एक। तो इस मत के अनुसार जो राजपूत हैं वो स्थानीय जनजातियों के कृषक वर्गों से ही विकसित हुए हैं, जिन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर स्वयं को क्षत्रिय घोषित कर दिया। यानी कि ये पहले कृषक हुआ करते थे और स्थानीय जो जनजातियां थी वही हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब इन लोगों के पास काफी शक्ति आ गई। शक्ति माने राजनीतिक शक्ति, और जिस वजह से इन्होंने स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के सहयोग से इन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई। रोपिला थापर और रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार इस मत का समर्थन करते हैं। अब हम बात करेंगे आज के इतिहासकारों के अनुसार क्या है। तो आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किसी एक स्रोत से नहीं हुई है, बल्कि विभिन्न नस्लों, जनजातियों और वर्गों के मिश्रण से इस वर्ग का निर्माण हुआ है। तो राजनीतिक सत्ता, भूमि नियंत्रण और सैन्य शक्ति के आधार पर नई क्षत्रिय पहचान इनकी बन जाती है। तो दोस्तों निष्कर्ष में आप बता देंगे कि इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है।
उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजपूत एक सामाजिक राजनीतिक वर्ग थे जिनका निर्माण विभिन्न जातीय तत्वों के समन्वय से हुआ। यही कारण है कि राजपूतों का उद्यम एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया माना जाता है। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पे, जहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन के उदय और उसके महत्व के बारे में बताना है। भक्ति आंदोलन क्या है? आप सभी को पता होगा कि जो है कि वैदिक टाइम पीरियड में भारत के अंदर 4 वर्ण हुआ करते थे। 4 वर्ण में शूद्र सबसे नीचे होते थे और उसके अंदर ये जो इनइक्वालिटी थी उसकी वजह से भक्ति आंदोलन शुरू होते हैं। और भक्ति आंदोलनों में भी आपका बौद्ध और जैन धर्म आते हैं और ईश्वर से भक्ति के मार्गों को वो बताते हैं। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य जो इसका आधार है गाइस वो क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और व्यक्तिगत भक्ति आपको करनी है। आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार के ब्राह्मण की किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसमें कहा जाता था। यह आंदोलन लगभग 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ और 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में व्यापक रूप से फैल गया। इसने भारतीय समाज और धर्म की प्रकृति को भी गहराई से प्रभावित किया। अब हम यहाँ पे जानेंगे भक्ति आंदोलन का उदय कैसे होता है। तो गाइस, भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे कई कारण थे, जैसे कि जो ब्राह्मणवाद में जटिलताएं थी उसके प्रति ये प्रतिक्रिया थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद में वैदिक कर्मकांड होते थे, यज्ञ, संस्कार, ये सब थे जो काफ़ी ज़्यादा जटिल यानी कि मुश्किल लगा करते थे और आम जनता के लिए इनको समझना और इनको अपनाना कठिन था, जिसकी वजह से आम जनता भक्ति आंदोलन में शामिल होती है और भक्ति आंदोलन उनको सरल पूजा और व्यक्तिगत भक्ति पर बल देता है। फिर क्योंकि जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो समाज में ऊंच नीच और अस्पृश्यता बढ़ रही थी। भक्ति संतों ने जाति भेद का विरोध किया और सभी को ईश्वर के सामने समान बताया। अहिंसा, करुणा, नैतिक जीवन जैसे विचारों ने भक्ति आंदोलन को वैचारिक आधार भी प्रदान किया। और आपका वैष्णव और नयनार जो संत हैं उन्होंने भी भक्ति आंदोलन में जुड़ के प्रचार किया है स्थानीय भाषाओं में, ठीक है। और इस्लाम का प्रभाव, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप बताएंगे कि इन सब की वजह से ही भक्ति आंदोलन का उदय होता है। फिर आप बताएंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, भक्ति आंदोलन ने क्योंकि धर्म में सुधार कर दिए थे, धर्म को सरल और मानवीय बना दिया था, समाज में समानता ये लेकर आया। इसने संत कबीर, रविदास, नामदेव जैसे जो आपके रहे हैं कवि, इन्होंने जाति के भेदों का विरोध किया संतों ने, और सामाजिक समरसत्ता को बढ़ावा मिलता है और इससे भारतीय भाषाएं जैसे कि हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली, इन सभी का भी विकास होता है और जो भी आपका साहित्य की रचना है वो जन भाषाओं में भी लिखी जाने लगती है। राष्ट्रीय एकता की लोगों में भावना जागती है। तो भक्ति आंदोलन ने धार्मिक और सामाजिक विभेदों को कम कर लोगों में आपसी भाईचारे की भावना विकसित की। सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया, विनम्रता जैसे मूल्यों को भक्ति आंदोलन ने समाज में प्रतिष्ठित किया। तो ये नैतिक जीवन पर भी बल दिया करते थे। सो गाइज, आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उनमें से देखकर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है देन आप हमारा गैस पेपर परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। आप उसका प्रिंट निकलवा के फिर आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। ओके, नाउ आपके पास निष्कर्ष बताना है कि भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ओके, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति थी। इसने भारतीय समाज को सरल बनाया, मानवतावादी दृष्टिकोण भी प्रदान किया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी रहा है। फिर आप यहाँ पे टिप्पणियाँ लिखेंगे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको बताना है और दूसरा आपको पल्लव वास्तुकला के बारे में। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है। यह प्रशस्ति प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। कहाँ लिखी हुई है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर यह लिखा हुआ है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन और उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की वंशावली, उसके चरित्र, सैन्य अभियानों और राजनीतिक सफलताओं का पूरा वर्णन आपको मिलता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में सारा वर्णन है और इसमें उसके उत्तर भारत के विजय अभियानों तथा दक्षिण भारत के दक्षिणापथ अभियानों का भी उल्लेख है। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने कई राजाओं को पराजित किया और कुछ को अधीनस्थ शासक के रूप में भी स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त को विद्वानों का संरक्षक, कवि और संगीत प्रेमी भी बताया गया है। तो प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की भारी प्रशंसा हो रखी है।
प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक जीवन का प्रामाणिक स्रोत है। इसी के आधार पर इतिहासकारों ने उसे भारत का नेपोलियन भी कहा है। तो ये सारी चीजें आपको समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मिनिमम आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों पल्लव वास्तुकला को जानेंगे। तो पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत में था, उसने वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वास्तुकला ने आगे चलकर चोल, चालुक्य और अन्य दक्षिण भारतीय शैलियों को भी प्रभावित किया है। अब हम यहाँ पे पल्लव वास्तुकला के दो प्रमुख चरणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शैल कटित वास्तुकला। इस शैली का श्रेष्ठ उदाहरण आपको महाबलीपुरम में मिलता है। यहाँ की प्रमुख कृतियां पंचरथ, अर्जुन की तपस्या और मंडप गुफाएं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है इन सब की फोटो तो आप गूगल कर सकते हैं महाबलीपुरम और आपको वहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर दिख जाएगा, जो कि पल्लव वास्तुकला का एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका आता है संरचनात्मक मंदिर वास्तुकला। तो बाद के काल में पत्थरों से निर्मित मंदिरों का विकास हुआ। इसका प्रमुख उदाहरण आपको कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर मिल जाएगा। इन मंदिरों में शिखर होता था, गर्भगृह, मंडप, ये सब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते थे। तो पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यह भारतीय कला के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी मानी जाती है। सो आई होप दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियोस में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। और हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। गेस्ट पेपर के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो। कोई भी आपकी क्वायरीज हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो।